नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का फेसबुक पेज और हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार के उन युवा नेताओं की। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा के उपचुनाव में जो प्रचार प्रसार हो रहा था, अब उसका शोर थम चुका है। यानी प्रचार प्रसार अब संपन्न हो चुका है और अब 30 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। मतदान मुकाबला बेहद दिलचस्प और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ जनता के परिणाम पर टिकी हुई हैं। ऐसे में कई अनुभवी नेता तो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार युवाओं ने भी अपना जलवा खूब बिखेरा। युवा नेताओं की आज बात करेंगे और आप देख रहे होंगे कि हमने आपसे भी पूछा है कि किस युवा नेता ने जनता के दिल पर छाप छोड़ी है। और आज हम यही बातचीत करेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस युवा नेता ने जनता के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है इस उपचुनाव में। तो चलिए बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि युवा नेता में हम किसकी बात कर रहे हैं। 3 युवा चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहला नाम बिहार के नेता प्रतिपक्ष का है, तेजस्वी यादव। दूसरा नाम है कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और तीसरा नाम जो है वो है चिराग पासवान का, यानी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। ये इन तीनों युवा नेताओं ने अपना दमखम लगाया, पूरे जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियां भी की और प्रचार प्रसार में भी डटे रहे, जनता से भी जुड़े और अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर किसके प्रचार में कितना दम था और जनता को किसका संबोधन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस नेता ने जनता का मन मोहा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश, युवा नेताओं की हम बात कर रहे हैं। लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि इस बार उपचुनाव की तस्वीर थोड़ी अलग इसलिए भी दिखी क्योंकि चुनावी मैदान में युवा नेता उतरे थे। और 3 युवा नेताओं की बात कर रहे हैं, चिराग, कन्हैया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आखिर जनता के दिल पे कौन से युवा नेता छाप छोड़ सकते हैं, संभावना किसकी लगती है? देखिए, आपने 3 युवा नेताओं की बात की। तीनों बिहार को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ, उससे जनता भी ये समझ पाए वो किन युवा नेताओं तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। देखिए, इसमें तीनों जो नेता हैं, आपने नाम लिया तेजस्वी यादव, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और तीसरा एक नाम आपने कन्हैया कुमार का लिया, जो फिलहाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के वो अब नेता हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था। ये तीनों नेताओं ने अपने स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रमों को संबोधित किया, अपने स्तर पर अपनी बातें, अपनी पार्टी की बातें जनता तक पहुंचा दी हैं। अब जनता की बारी है, वो किसको वोट देते हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, जहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर तो जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जा रहे हैं, उनके लिए कौन अच्छा काम कर सकता है या क्या नहीं, क्योंकि तीनों ने अपनी बातें रख दी हैं। अब आपका सवाल कि इन तीनों में से बेहतर कौन हो सकता है। देखिए, बेहतर मैं जहां तक मानता हूं, इसकी कोई पैरामीटर तो इसका बनता नहीं है। तो बेहतर कोई किसी से कुछ मामले में बेहतर है, तो कोई किसी से कुछ और मामले में बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों युवा नेता बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम इन तीनों में से किसी एक को चुनें। जब एक को चुनने की बारी आती है तो वो जनता का काम होता है, जनता कैसे चुन सकती है। लेकिन हाँ, तीनों में अलग अलग खूबियां हैं। तेजस्वी यादव की आप बातचीत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख लीजिए। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने महागठबंधन को लीड किया और जीत तक पहुंचाया। जीत हाथों में नहीं आए, सरकार नहीं बनी, लेकिन कम से कम उस स्तर पर पहुंचाया और आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया विधायकों की संख्या को लेकर। इसके अलावा आप बातचीत कर रही हैं चिराग पासवान की, उनमें भी अपनी खूबियां हैं। वो भी अपनी पार्टी को लीड कर रहे थे। हालांकि उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं, उन्होंने पार्टी तोड़ दी। मंत्री बन गए वो, और अब पार्टी 2 भागों में बंट चुकी है। हालांकि अभी भी चिराग पासवान लगे हुए हैं और चिराग पासवान को फायदा हुआ है। मैं ये बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे फायदा हुआ और क्या हुआ है। तीसरे नेता की हम बातचीत कर रहे हैं, कन्हैया कुमार इससे पहले बेगूसराय में ताल ठोक चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे, लेकिन उनके पास भी वोटों की संख्या उस समय बहुत ज्यादा थी और वहां पर भी अच्छी टक्कर उन्होंने गिरिराज सिंह को दी थी। अब वो
कांग्रेस में शामिल है, बोलने वाले नेताओं में गिनती होती है और उनकी एक अपनी अलग से पहचान है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, उनकी पहचान है, लोग उनको जानते हैं, समझते हैं। अब इन तीनों में बेहतर का जो सवाल है, मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब बहुत इतना दे सकता हूँ। बस ये पूछना चाहेंगे कि आपने भी बेहद करीब से जो चुनाव प्रचार हो रहे थे वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, किसकी रैलियों को, किसकी जनसभाओं को जनता का सबसे अधिक समर्थन मिला है? देखिए, जनता का समर्थन मुझे लगता है कि जहाँ ये तीनों नेता गए हैं वहाँ पर जनता थी, लोग थे, कार्यकर्ता ही थे, पार्टी के समर्थक ही थे, लेकिन लोग थे और इन तीनों को लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया है। अब मुझे लगता है कि वोटिंग हो जाएगी और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर मैं एक पैरामीटर रखूं कि जिसके पास एक भी लोग नहीं थे और उसके पास आज अगर 10 लोग हैं और जिसके पास 100 लोग थे आज उसके पास 105 लोग हैं, तो मुझे लगता है जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास 10 लोग हैं, तो उसने बड़ा बड़ा काम किया है, उसने 10 लोगों को जोड़ा है और इसमें चिराग पासवान आगे निकल गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान उस स्तर पर बिहार और बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से उनकी पार्टी 2 भागों में बटी है, चिराग पासवान बिहार लौटे हैं, बिहार की जमीन पर काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ युवा भी उनके साथ जुड़ रहे हैं और युवा को लेकर या फिर जो चिराग पासवान की एक जो छवि थी वो अब छवि बदलकर एक नेता की छवि हो गई है, ये उनके लिए फायदा जरूर हुआ है। तेजस्वी यादव के साथ पहले से ही जनता थी, पहले से ही उनके साथ नेता थे, बड़ी पार्टी को लीड करते हैं तो ये थे, और कन्हैया कुमार जैसा पहले थे वैसा ही आज हैं। हाँ, कांग्रेस में हैं तो उनका कद बढ़ा है, उनको मौका ज्यादा मिलेगा, ये है, लेकिन इन तीनों में जनता के बीच पकड़ बनाने में मुझे लगता है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जिस तरह से जनता के बीच पकड़ बनाने में सफल रहे, तो क्या इसके पीछे आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी थी, कई जिलों में गए थे, जनता से मिले थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे, तो क्या इसके पीछे आशीर्वाद यात्रा की भी मदद रही है? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। चिराग पासवान ने जो अपनी यात्राएं निकाली, जो लोगों तक गए, देखिए जनता को क्या चाहिए ये बड़ा सवाल है। आज के डेट में जनता को वैसे नेता नहीं चाहिए जो राजधानी में रहें और यहाँ से नेतागिरी करें और इनसे मिलने के लिए लोग उनके क्षेत्र से यहाँ पर आते रहें। नहीं, आज जनता ये चाहती है कि अगर हम किसी अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वोट देते हैं, उसे नेता बनाते हैं, उसे बड़ा हम कद देते हैं, तो वो नेता हमारे पास आके रहे, हमारे सुख में, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी बातें सुने और इसके लिए हमें नहीं जाना पड़े। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि जनता नेता जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, नहीं घूम पाते, लेकिन जनता उन तक पहुंचती है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि नहीं नेता भी हमारे पास पहुंचे, वो भी जाएं, उनके बीच में रहें, उन्हीं के बीच में, इसीलिए तो वो जिताया उन्होंने, उनका काम होता रहे। तो जिस तरीके से मैं समझता हूं चिराग पासवान ने इस मौके को अपने हाथों में लिया, एक बड़ा काम किया और जनता तक ये मैसेज पहुंचाया कि मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ इस तरीके से नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है और आपके शरण में मैं हूं, आप जिस तरीके से मुझे ले लिए, जनता ने हाथों हाथ लिया। कहीं ना कहीं जो बंगले में टूट हुई है उससे चिराग पासवान को फायदा हुआ है। अविनाश हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे हैं लेकिन बंगले की टूट से उन्हें फायदा मिला है, और जिस तरह से पशुपति पारस उनके चाचा लगातार उन पर निशाना भी साध रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो झोपड़ी से निकल गए हैं, उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं रामविलास पासवान की भी कहीं ना कहीं उन्हें भी अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि लोजपा में पहले वो भी थे, बंगला लोजपा का सिंबल है। तो जिस तरह से लगातार ये जो स्थितियां बन रही हैं तो चिराग पासवान तो इससे फायदा हो रहा है। अविनाश बिल्कुल बिल्कुल चिराग पासवान को फायदा हुआ है। चिराग पासवान के साथ आज से पहले देखिए रैलियों में जो चिराग पासवान की रैलियां होती थी या फिर इतने लोग नहीं आते, लेकिन आज के डेट में फर्क ज्यादा पड़ा है। फर्क मैं इस मायने में भी कह रहा हूं कि पहले कभी चिराग पासवान ने अकेले रैलियों को संबोधित नहीं किया। बिहार में इससे पहले अगर लोकसभा का चुनाव देखिए तो जब रामविलास पासवान थे, एनडीए का गठबंधन था, तो एनडीए की रैलियों को संबोधित किया जाता था, लेकिन चिराग पासवान ने पहली बार इस तरीके से अपनी रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया है, वो भी अकेले, अपने पिता के बिना पर और उनके साथ नहीं रहने पर, और उनकी रैलियों में भी लोग थे और उनके समर्थक थे। तो ये उनके लिए उपलब्धि ये है कि इस उपलब्धि को वो कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, ये उनके लिए चैलेंजिंग है कि इसको कैसे वो आगे ले जाते हैं। क्या चुनाव के बाद वो यहाँ रहेंगे या फिर दिल्ली वापस चले जाएंगे, या इसको और आगे बढ़ाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव तक इसको कंटिन्यू करेंगे, या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात करेंगे, क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए चिराग पासवान को थोड़ा फायदा इन दोनों नेताओं के एवज में जरूर हुआ है।
बिल्कुल। अच्छा अविनाश, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि यदि चिराग पासवान नहीं जीते, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता ही तय करेगी, लेकिन फिर भी वो बिहार में सक्रिय रहते हैं, सक्रिय राजनीति करते हैं, तो इससे चिराग को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, हार जीत जनता के ऊपर है, उनके किए गए वोटों के ऊपर है। इस पर किसी तरीके से कोई भी नहीं। और देखिए, हार जीत ही सबसे बड़ा मायने नहीं होता है। ठीक है, कभी किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन देखिए आरजेडी को बड़ा फायदा हुआ और बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई वो। तो इस एवज में मैं कह रहा हूं कि आरजेडी को फायदा हुआ है, तो उसकी तो सरकार बनी है। और मैं यही कह रहा हूं कि जब चिराग पासवान जीते हारे, तेजस्वी यादव जीते हारे, फर्क इससे नहीं पड़ता है। कांग्रेस दोनों सीट जीते हारे, फर्क उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। उपचुनाव है, लेकिन हाँ, मनोबल और बढ़ेगा। मैं इस बात में बात कर रहा हूं कि अगर जनता थोड़ा सा भी सपोर्ट, वोट देखिए, वोट बैंक में बढ़ोतरी भी एक बहुत बड़ा होता है कि अगर पिछली बार आपको 10% वोट आए थे, इस बार अगर 11% है, तो ये मानिए कि आपकी जीत है। आप जीते नहीं, सदन नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया या आपने नहीं किया। जरूर मेहनत तीनों नेता कर रहे हैं अपने स्तर पर, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यही तीनों नेताओं में से किसी ना किसी एक को आगे जाना है। और जो लोग अब रिटायरमेंट के कगार पर आए हैं, और वो लोग रिटायर करेंगे, यही लोग आएंगे, और मुझे लगता है कि बेहतर बिहार बनाने का प्रयास। चिराग बिहार में सक्रिय राजनीति करते हैं तो उससे चिराग को फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्या परिस्थितियां बनती है, इस पर भी चिराग पासवान को ध्यान देना चाहिए कि फिलहाल बिहार की स्थिति यह है कि अकेले चुनाव लड़के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। बिना गठबंधन के यहाँ पर सरकार बनना तय नहीं है। या तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर स्थिति ऐसी आएगी कि किसी की सरकार बनने नहीं जाएगी जब तक आप 2 या 3 पार्टियों को मिलाकर सरकार न बनाए। तो चिराग पासवान को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं किसके साथ जाऊं ताकि मुझे भी फायदा मिले, मुझे 10 सीटें ही मिले, 20 सीटें ही मिले, 50 सीटें ही मिले, या फिर जिस तरीके से स्थितियां हो। लेकिन फायदा अगर चाहिए, अगर सरकार में रहना है, अगर बिहार में कुछ बेहतर करना है, तो गठबंधन ही एकमात्र यहाँ पर उपाय नजर आता है। क्योंकि दूसरे राज्यों में देखिए, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, गठबंधन वहां नहीं था। यूपी में चुनाव हो रहा है, बीजेपी के पास गठबंधन है, लेकिन छोटा गठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन वहां पर नहीं है। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें बहुत कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 2 सीटों पर 30 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, जो वोट की काउंटिंग होगी, उस दिन किसको कितना वोट मिला है, इस पर बहुत कुछ तय हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ तय हो जाएगा, और ये भी तय हो जाएगा कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाई है। लेकिन चलिए, एक आखिरी सवाल हम चाहेंगे कि एक आखिरी बार हम अपने सहयोगी निर्भय किशोर से बातचीत कर ले, क्योंकि यहाँ युवा नेताओं की बात हो रही है, और निर्भय युवा नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं स्थितियों को बहुत करीब से। कन्हैया कुमार जब पटना आने वाले थे तो हलचल बहुत तेज थी। क्या कन्हैया कुमार के पटना आने के बाद भी वही क्रेज जनता के दिल में बरकरार रहा? देखिए, सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है कि कन्हैया का वो क्रेज रहा कि नहीं। देखिए, किसी भी नेता को अगर सामने रहना है, बने रहना है, तो कुछ ऐसा बयान देना जरूरी हो जाता है, ये दिखती है। और मैं एक एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ कि जब तक नेता सुर्खियों में नहीं रहा, वो नेता नहीं रहा। बिल्कुल। कन्हैया कुमार जब बेगूसराय में आम चुनाव जब चल रहे थे, तब कन्हैया कुमार सुर्खियों में थे बखूबी। पहले से लोग उनको जानते हैं, उन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीद की थी इन 2 सीटों पर आकर के कन्हैया अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, एक अलग छवि दिखेगी, वो नहीं दिखी है। इसको जरा सा आप देखिएगा। नेता लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है, सिर्फ नेता ही नहीं, जन नेता उनको कहा जाता है, राजनीति के भीष्म पितामह उनको कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, ये सभी को पता था, जेल से आने के बाद वो, लेकिन राजनीति समझिए, मैं आपको क्यों वो बातें वो थोड़ी आपको याद दिला रहा हूं। नेता उसको कहते हैं जो सुर्खियों में हो। लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली से चले तब भी सुर्खियां बटोर ले गए। उन्होंने ये जो बयान दे दिया, वो बयान एक दिन नहीं बल्कि 3-4 दिन तक और अभी सुर्खियों में है। जो उन्होंने कांग्रेस नेता को, तो उनको बखूबी पता था कि राजनीति कैसे होती है, जब मैं जाऊंगा तो मुहिम को कैसे अपने पाले में बदल लूंगा। यही तो उनकी कला है, यही नेता, वो ऐतिहासिक सभा भी, बिल्कुल यही नेता की कला होती है। तो मैं इसको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि एक अनुभवी नेता और बनाम एक जो युवा नेता है, जिन पर बड़े भरोसा कर सकते हैं। आपने कहा युवा नेता के बारे में, बात नेता पर कर रही है, युवाओं पर। मैं लालू प्रसाद यादव से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बस इतना बताया कि नेता का मतलब वो होता है। कन्हैया कुमार अगर बिहार आए, ये बड़ी अच्छी बात थी। कन्हैया कुमार ने जब पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस सीपीआई से, वो अलग आए। एक तो खुद पहले जनाधार नहीं था, और बखूबी शायद कन्हैया को ये लगा होगा कि सीपीआई अब वो सारा बेहतर नहीं कर रही, तो उन्हें दूर जाना चाहिए।
जब वो पार्टी में आए थे, कन्हैया से उम्मीद बहुत थी। उन्होंने कहा कि देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को बचाने की जरूरत थी। कन्हैया कांग्रेस बचाने आए। उन्होंने शायद ये सोचा जरूर था कि राजद के बहाने वो सुर्खियां बटोर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तब तक ऐसी उम्मीदें थी कि कन्हैया कुछ बेहतर करेंगे। हालांकि कन्हैया कुछ बेहतर क्या करेंगे, जब वो पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद बाज़ाब्ते एक रैली की गई थी, लेकिन वो रैली असरदार नहीं रहा। तभी दिख गया था कि कन्हैया आए तो जरूर हैं, लेकिन शायद उसका असर उतना नहीं दिखेगा कन्हैया का। लेकिन जब वो कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने मनोज झा को बजाते एक एक मुद्दे पर, क्योंकि उनके आने से पहले मनोज झा ने बयान दे दिया था कांग्रेस को लेकर के, प्रदेश प्रभारी पर बयान दिया था, कन्हैया ने उसका पलटवार कर दिया था। लेकिन अब भी मैं वही कहूंगा कि एक नेता वही होता है जो सुर्खियों में बना हो। सुर्खियों में अगर वो सुर्खियों में बने होते तो उस भीड़ को जुटाने में वो सफल होते। और कहीं ना कहीं उम्मीदों पर जो जनता को उम्मीद थी, और कन्हैया कुमार के आने से पहले जो हलचल थी, वो हलचल कायम नहीं कर पाए कन्हैया कुमार। और अब देखना ये होगा कि किसके चुनाव प्रचार में कितना दम था, वो तो अब वक्त बताएगा, वो तो अब उपचुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए DTV भारत, और DTV भारत देखने के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। हमें सिटी मौर्या के चैनल नंबर 230 पर भी आप हमें देख सकते हैं। धन्यवाद।